राधे राधे एवरीवन। फिलहाल हमारा एक वन टू वन सेशन चल रहा है और इस वन टू वन सेशन के माध्यम से उन सभी सोल्स को, उन सभी इंडिविजुअल्स को अपने उन क्वेश्चंस के जवाब मिल सकते हैं जिनके लिए वो अपने आप को कहीं ना कहीं गिल्टी ठहराते हैं कि हमारा माइंडसेट कमज़ोर है, हमको क्लैरिटी नहीं है, हमारी वजह से चीज़ें खराब हुई। वो अपने आप को विक्टिमहुड में तो लेकर ही जाते हैं कि हम विक्टिम है। अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करना है, विक्टिम के तौर पर आइडेंटिफाई करना है। ऊपर से जब आपकी उम्र 22, 23, 24, 25 है, जो कि बहुत कच्ची उम्र है, उस उम्र में आपको अपने बदलते हुए शरीर और उसके बदलते हुए हॉर्मोन्स को भी डील करना है। आपको फ्यूचर से रिलेटेड अनसर्टेनिटीज हैं, फ्यूचर में क्या होगा, कैसी चीज़ें फोल्ड होंगी, अनफोल्ड होंगी। जो घर पे एक कियोस का माहौल है, जो कि हर किसी के घर पे होता है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, उसको कैसे नेविगेट करना है। तो एक तरफ फैमिली कियोस है, दूसरी तरफ फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है कि क्या करियर बनाना है, किस रास्ते पर जाना है। उस चीज़ के लिए जो एक कॉग्निटिव कैपेसिटी चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, वो कहाँ से आएगी। जो रिलेशनशिप को लेकर भाव आते हैं, क्योंकि ये आपकी पीक एज है जहाँ पर भावनात्मक और रसायन आपके शरीर में चेंज हो रहे हैं। उनको कैसे नेविगेट करें, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलिए, एक वन टू वन सेशन में है, हमने बहुत सारे इनके जो लाइफ के, इनके जो पर्सनल डेटा है, जिन चीज़ों को लेकर ये एंक्शियस हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो आप इसको देख सकते हैं। राधे राधे। हाँ, आपका पहला पॉइंट था चाइल्डहुड में जो थोड़ा बहुत सेक्सुअली आपके साथ एक तरीके से थोड़ी हल्की फुल्की सी छेड़छाड़ करी गई। कोई बहुत मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बहुत ब्रुटैलिटी है, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए वो छोटी छेड़खानी भी मन पे बहुत बोझ देकर जाती है। उसको ज़्यादा फर्क समझ में आएगा नहीं, उसको लगेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और ऊपर से उसको लगेगा कि मैं कैसे किसी को बताऊं क्योंकि लोग कहीं ना कहीं मेरे को गलत समझेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है और ये हमारे कंट्रोल की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम पे हम बच्चे थे, हम नादान थे। सामने वाले की जो मानसिकता है वो विकार है, विकृत है, वो घटिया इंसान है। ठीक है, वो सामने वाले इंसान को सिर्फ शरीर समझ रहा है, प्रोडक्ट समझ रहा है, कंज्यूम करना चाहता है। उस वाले भाव को अपने मन में बार बार लाकर हम सिर्फ खुद को दुख पहुंचाएंगे। एक तो पहले अपने आप को वहां से फ्री करना है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये है, वहां से आपको अपना लेसन सीखना है। लेसन क्या सीखना है कि पहले मैं अपने, ये आपको अप्पू कह के बोल रहे हैं, तो ये आपके अंदर वाला अप्पू, कि पहले मैं अपने अंदर वाले अप्पू को नहीं बचा पाई, क्योंकि मैं तो खुद छोटी थी, मैं बोल नहीं सकती थी, मैं बता नहीं सकती थी। लेकिन अब पास्ट में हुआ जो हुआ, उसका तो मैं दोबारा से गले में मुर्दे नहीं उखाड़ सकती, ज़्यादा औचित्य उस चीज़ का बनता नहीं है। लेकिन आज के बाद अगर किसी ने मेरे अंदर के उस बच्चे को हर्ट किया, या मेरे को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश करी, तो मेरे अंदर एक साहस जैसी चीज़ हमेशा होगी जो मुझे प्रोटेक्ट करेगी, मैं डरूंगी नहीं। ठीक है, और साहस अचानक से नहीं आता है। वो तो हम जिस तरीके का जीवन जिएंगे, जैसे किताबें पढ़ेंगे, जैसी मूवी देखेंगे, जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, वहां से आता है। आपने ना एक बात बोली कि वो जो लड़की अभी 2024 में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया, वो आंखों से देख नहीं पा रही फिर भी रैंक आ रही है उसकी, तो बात माइंडसेट की है। अप्पू, बात माइंडसेट की तो है, लेकिन माइंडसेट कहाँ से बनता है? माइंडसेट बनता है एक्सपोजर से। एक्सपोजर का मतलब आप किस वातावरण में रहे हैं, किस माहौल में रहे हैं। अगर मैं आपके जीवन को देखूं, तो आपका जो बचपन का माहौल जहां पर आप रहे हो, तीन तीन चार चार बेटियां बेटे की चाहत में पैदा कर दी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतनी थी नहीं, फैमिली प्लानिंग करी नहीं, आपके माँ बाप ने ही आपको गरीबी में पैदा किया है, आप पैदा ही गरीब हुए हैं। तो आज अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ा गुनाह आपका नहीं है। शायद हमारे पेरेंट्स थोड़े समझदार होते, शायद उनको लल्ला की इतनी चाहना होती,
एक औलाद है, चाहे लड़की है लड़का है, एक औलाद है, दो औलाद है, पालते हैं, बढ़िया पालन पोषण करते हैं, बढ़िया शिक्षा दीक्षा कराते हैं। अब आपने पूरे जीवन में क्या देखा? कंगाली देखी, पैसे कैसे जोड़े जाएं, पैसे कैसे बचाए जाएं, घर में बिन वजह की लड़ाइयाँ देखी। अब सोच के देखो आपके अंदर का वो छोटा सा अप्पू जो 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, उसको क्या एक्सपोजर मिल रहा है? लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, मम्मी पापा की लड़ाइयाँ, बहनों की लड़ाइयाँ, चाचा की लड़ाइयाँ, मामा की लड़ाइयाँ। वो बच्चा क्या कंज्यूम कर रहा है? कुछ पॉजिटिव तो है ही नहीं, कोई क्लैरिटी वाली चीज़ तो है ही नहीं। वो तो खुद कंफ्यूज है कि ये हो क्या रहा है। तो एक तो ये जो कंडीशनिंग है ना, ये हमारे समाज की है। समाज ने मम्मी पापा के मन में डाल दिया, भाई तुम तो फलाने फलाने अकबर हो, महाराजा हो, तुम्हारा लल्ला होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लल्ला तो आज भी पैदा ना हुआ, आज भी 4 ही लड़कियां हो। काश सिर्फ प्लान करके 2 बच्चियां पैदा करी होती तो फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिमिटेड होती, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा दीक्षा में बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता था। और ये आपके साथ नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगी, मेरे गांव में एक अंकल थे। पहली बच्ची पैदा करी, फीमेल हो गई, कोई बात नहीं, दूसरी फीमेल हो गई, कोई बात नहीं, बाद में जैसे ही घर में कोई बेटी पैदा होती, इरिटेशन अलग लेवल पे। चौथी या पांचवी बेटी आई, तभी तक तो वो इंसान ना दारू पीना, इंजेक्शन लगाना, वो नशे की कैप्सूल खाना, ये कर चुका था। यू विल नॉट बिलीव कि उनकी 7 लड़कियां, और जो उनकी जो सबसे छोटी वाली लड़की पैदा हुई है, उस छोटी वाली लड़की के पैदा होने के 1-2 साल के बाद ही वो बंदा टपक गया नशे पत्ते करके। उसको उसने भगवानों की मूर्तियां फेंक दी कि मुझे लाल नहीं पैदा हो रहा। और क्या भविष्य होगा इन लड़कियों का? ये कितनी भी टैलेंटेड हो, ये लड़कियां कितनी भी टैलेंटेड हो, इनको गरीबी में पैदा किया गया है, इनके पास रिसोर्सेज है ही नहीं भाई। इनमें मैनिफेस्टेशन क्या कर लेगा? मैं ये नहीं कह रही कि ये पढ़ेंगी, ये मेहनत करेंगी, भविष्य नहीं बनेगा, लेकिन इनको ज़्यादा लंबी रेस दौड़नी पड़ेगी ना कंपैरिजन में। जिसके घर पे ठीक ठाक पैसा है, वो ठीक ठाक कोचिंग कर सकती है, ठीक ठाक कपड़े पहन सकती है, उसके उसके उसको मेंटल प्रेशर नहीं है बहुत ज़्यादा कि अगली फीस कहाँ से आएगी, स्कूल की फीस कहाँ से आएगी, जूते फट गए हैं तो जूते नए कैसे आएंगे स्कूल के। उसको वो एडिशनल भड़क नहीं है। लेकिन ये जो बच्ची इस परिवार में पैदा हुई है, इसका जो आधा जो भाग्य काला है वो अपने परिवार की वजह से है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हम अपने परिवार से नफरत करें, मैं ये भी नहीं कह रही कि उनको कसूरवार ठहराएं, लेकिन खुद को भी गिल्ट में मत लेकर जाओ कि मैं कितनी खराब हूं, मैं कितनी बेवकूफ़ हूं, मैं अभी तक 24-25 की उम्र में कुछ नहीं कर पाई हूं। भाई तुम जिस घर में रहे वहां का माहौल ठीक नहीं था, वहां लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे। आप जिस स्कूल में गए, जिस कॉलेज में गए, वहां आपके दिमाग को खोलने के लिए कोई काम किया नहीं गया। वहीं एक रेट रेस है, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ठीक है, ऊपर से बदलता हुआ शरीर, चढ़ते हुए हार्मोन, और आजकल जो हम आसपास देखते हैं हर जगह कपल गोल हैं, गर्लफ्रेंड होना, जीवन में साथी होना, बहुत शुरुआत से ही मूवीज़ में, टीवी सीरियल में देखना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए एक एडिशनल चैलेंज बन जाती हैं, क्योंकि शरीर को तो शरीर चाहिए। जैसे कि अभी डॉग्स का मेटिंग सीजन आ रहा है, तो वो डॉग आपस में ये नहीं देखेंगे कि हमारी किसके साथ बन रही है, किसके साथ नहीं बन रही है, कहाँ थोट मिल रही है, कहाँ नहीं वैल्यू बन रही। जहाँ पर भी उनकी सेटिंग हो सकती है वो सेटिंग के लिए जाएंगे और वो वहाँ पर संभोग करेंगे, सो दैट नेचर ने उनको प्लान किया इस तरीके से और उनके पपीज पैदा होंगे। शरीर को शरीर चाहिए, ये अंदर से सबकी चुल उठती है। लेकिन आप इंसान हो, उसका फायदा क्या है? इंसान होने का फायदा ये है कि आप सोच समझ सकते हो, आप अपने आप को दिशा दे सकते हो। सेक्सुअल एनर्जी भी एक एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी भी एक एनर्जी है, उसको चैनलाइज किया जा सकता है एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में। आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे बहुत सारे 1-to-1 सेशन या ग्रुप में लोग रहते हैं जिनको मास्टरबेशन की, पोर्न वीडियोस की बहुत गंदी लत है, वीडियो गेमिंग की बहुत लत है तो ये एनर्जी ना, क्योंकि वो करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। कभी अगर आपको बुखार हुआ होगा ना, तो देखना कभी कभी बुखार में इतनी हिम्मत भी नहीं होती फोन स्क्रॉल कर दें, बस उसको फोन को मुंधा रख के और तकिए में मुंधा मुंह रख के चुपचाप पड़े रहने का मन होता है, फोन स्क्रॉल करने की हिम्मत नहीं होती। अगर कोई बंदा 8 घंटे फोन वीडियो देख रहा है, डेली बेसिस पे दिन में 4 बार मास्टरबेट कर रहा है, उसके पास एनर्जी तो है ना, बस वो लगा यहाँ पे रहा है। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी कॉन्शियसनेस आ जाए, थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, थोड़ी चेतना आ जाए, वो समझ जाए कि वो इन सबसे ऊंची चीज़ है, शरीर से बड़ी चीज़ है वो बंदा, तो उसी एनर्जी को किसी दूसरी जगह भी चैनलाइज कर सकता है। लेकिन हमको ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती। ठीक है, और
जब जब आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस बढ़ेगा, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, तब तब आपके मन में और ज़्यादा चाहत होगी किसी पार्टनर की, कि कोई तो हो जो मुझे बचा ले। मान लो घर पे बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, बहुत इश्यूज चल रहे हैं, उस टाइम पे और ज़्यादा इच्छा होती है कि यार काश बाहर कोई बॉयफ्रेंड हो, कोई गर्लफ्रेंड हो, जिसके साथ ना थोड़ा यहाँ से इस्केप मिल जाए, इस घर से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाए। और उस छुटकारे के चक्कर में और उस शरीर में हॉर्मोन्स के चक्कर में हमको नहीं पता होता कि सामने वाला इंसान कैसा है। उसको शरीर की भूख है, उसको सच में किसी इंसान का साथ चाहिए जिसकी वजह से वो ग्रो कर पाए, आप भी ग्रो कर पाए। क्योंकि हम जैसे होंगे वैसा ही इंसान अट्रैक्ट करेंगे ना। क्या आज मैं किसी अंबानी परिवार के सदस्य को अट्रैक्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती भाई, मेरा ब्योत ही नहीं है उतना। मैं हरियाणा के एक छोटे से परिवार से, हमारे एक जमींदार परिवार से हूँ मैं कैसे अंबानी या देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के लड़कों लड़कों के रिश्तों को अट्रैक्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। अगर मुझे अगर मैं चाहती हूँ कि जैसे अंबानी है, अडानी है, या और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लड़के से मेरी शादी हो जाए, संभव ही नहीं है। क्योंकि ना तो मैं उस स्कूल में पढ़ रही हूँ जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, ना उस कॉलेज में पढ़ रही हूँ जहाँ पे वो पढ़ रही हैं, ना मैं उन बिजनेस स्कूल्स में जा रही हूँ जहाँ पे वो कुछ काम कर रही हैं, ना हमारी कोई कॉमन मीटिंग पॉइंट है कि वो भी शॉपिंग करने के लिए आते हैं, मैं भी जाती हूँ। हम सेम डॉक्टर हो, सेम कॉलेज हो, सेम स्कूल हो, कुछ भी तो सेम नहीं है। ठीक है, वो जहाँ किसी होटल में जाते होंगे, घूमते फिरते होंगे, अब्रोड जाते होंगे, मैंने इंडिया की स्टेट ना देखी है सारी। तो मेरे पास एक्सपोजर ही नहीं है, तो मैं उनके बराबरी में खुद को सोच भी कैसे सकती हूँ? मैं ये नहीं कह रही मेरे अंदर कोई हीन भावना है, मैं प्रैक्टिकल होके बता रही हूँ कि भाई कोई तुक ही नहीं बनता है ना इस चीज का। तो जैसी मैं होंगी वैसे ही बंदे को मैं अट्रैक्ट करूंगी। अब आपकी सिचुएशन क्या है कि आपकी नहीं, देश में कम से कम लाखों बच्चों की ये सिचुएशन है कि घर पे कलह कलेश चल रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ऊपर से तलवार लटक रही है कि हमको कोई करियर बनाना है, करियर में कोई गाइड करने के लिए नहीं है, कोई पैसा लगाने के लिए नहीं है, कोई इमोशनल सपोर्ट देने के लिए नहीं है। बाहर किसी से इमोशनल सपोर्ट चाहते तो वो शरीर को खाना चाहता है, शरीर को यूज करना चाहता है। सपोर्ट सिस्टम नहीं है कहीं पे भी। तो ऐसे में इंसान अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए किसी भी कूड़े करकट को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि उसके पास कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे ना, उसके पास कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, कोई कट ऑफ ही नहीं है ना। एक तो कट ऑफ होता है, एक यूनिवर्सिटी है, खाती पीती यूनिवर्सिटी है, पिछले 100 साल से वो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारा पैसा है, रिसोर्सेज हैं, अपना नाम है। वो अपनी कट ऑफ लगा देगी कि जिनके 80% मार्क्स हैं, 85% मार्क्स हैं, उन्हीं को एडमिशन देंगे, क्योंकि उसका नाम है तो कोई ना कोई तो एडमिशन लेगा। और जो 85% वाला एडमिशन लेगा उसका प्लेसमेंट बढ़िया होगा, प्लेसमेंट बढ़िया होगा तो आराम आसपास के एरिया में उसका नाम बढ़ेगा। तो उसकी तो लगातार उसी के स्टैंडर्ड के लोग आएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें 33% वाला भी एडमिशन ले सकता है, तो यहाँ पे हर कोई मुंह उठा के एडमिशन लेगा, क्योंकि कोई बाउंड्री ही नहीं, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अब जो लोग आपकी सिचुएशन में हैं कि जिनको घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा, घर पे एक अलग लेवल की कलह मची हुई है, लोग आपस में कंफ्यूज हैं, रिश्ते अपने मान सम्मान अपनी मर्यादाएं भूल रहे हैं, फाइनेंशियल दिक्कतें बहुत ही अलग अलग हैं, कोई गाइड करने के लिए, कोई सपोर्ट करने के लिए है नहीं। तो ऐसे में इंसान का मन बैठता जाएगा, वो खाली होता जाएगा, खाली होता जाएगा। अब वो सर्वाइवल मोड में आ जाएगा कि सम हाउ बस मैं सर्वाइव कर जाऊं, सम हाउ मैं बस बच जाऊं, मुझे कुछ भी मिल जाए मैं उसका भी हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो ऐसे में इंसान क्या करता है ना, नीडी हो जाता है, ज़रूरतमंद हो जाता है, भिखारी हो जाता है, भिखारियों को भीख ही मिलती है। तो जब भी हम किसी दूसरे इंसान को अट्रैक्ट करेंगे, या वो पहले में तो हमारे ही लेवल का होगा वो, जैसे हम अगर हम मिडिल क्लास से हैं तो समा वो भी मिडिल क्लास से होगा, जिस प्रकार का हमारा थॉट प्रोसेस है वैसा ही होगा। मैं मिडिल क्लास की हूँ तो कोई हाई क्लास के बंदे को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकती। अरे अट्रैक्ट का मतलब हमारा अलाइनमेंट ही नहीं होगा भाई, मिलेंगे कहाँ पे? मिलन भी तो होना चाहिए कहीं ना कहीं, वो कोई कॉमन पॉइंट तो हमारा है ही ना, सोशल लेवल पे ना, पॉलिटिकल लेवल पे ना, इकोनॉमिक लेवल पे। आप भी अपने ही जैसे इंसान को अट्रैक्ट करोगे, ऊपर से वो भाप जाएगा आपके साथ रहते रहते, ये तो अंदर से बहुत खाली है, ये तो वेली है, पूरे दिन मेरे कॉल का इंतजार करती है, पूरे दिन मेरे मैसेज का इंतजार करती है। और इवन वो कॉल मैसेज कर भी देगा तो आपको शांति नहीं मिलेगी। पता है क्यों? वो शांति इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आपके अंदर की आत्मा जानती है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोई रियल एक्शन ले ही नहीं रहे हो। ठीक है, सामने वाला कॉल मैसेज करता है, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो अंदर की भड़क है वो तो नहीं मिट रही ना। वो भड़क कब मिटेगी? जब एक्शन आएगा। और एक्शन कब आएगा? जब क्लैरिटी होगी। और क्लैरिटी कब होगी? जब इंसान अपने आप को गिल्ट में लेकर जाना बंद करेगा।
कि भाई अगर मैं 25 साल की भी हो गई, मैं 27 साल की भी हो गई, तो उसमें मेरी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। पहली बात तो मैं गरीबी परिवार में पैदा हुई हूँ जहां पर बड़ा मोहताज है, पैसा आ ही नहीं रहा है। ऊपर से लड़ाइयाँ झगड़े हैं, कोई क्लैरिटी नहीं, कोई गाइडेंस नहीं है। ऊपर से हमारे देश में बेरोजगारी है ही इतनी ज़्यादा। आप किसी भी न्यूज़ की रिपोर्ट देखेंगी, जो ढंग के चैनल्स हैं, जो इन बातों के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो सच में इन आंकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इंडिया में। ठीक है, तो उसमें सिर्फ आप अपने आप को कसूरवार ठहरा ठहरा लें, या आप ये सोच रहे कि मैं कुछ मैनिफेस्ट कर लूंगी तो हो जाएगा। कई बार प्रैक्टिकल होना ही हीलिंग होती है। प्रैक्टिकल होकर पॉसिबल स्टेप लेना, जो भी स्मॉल पॉसिबल स्टेप आपके लिए अवेलेबल है। अगर अभी आप कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं कर पा रहे ना, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा पा रहे हैं, और उस ट्यूशन से आपको 4,000 5,000 भी आ रहा है, 6,000 भी आ रहा है, और वो आपके पर्सनल खर्चा पानी निकाल पा रहा है, और आप आराम से 2 साल 3 साल देके कोई पढ़ाई करना चाहते हो, आराम से कर रहे हो, वो भी आपके लिए हीलिंग है। क्योंकि डेस्परेट होने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। क्योंकि आपको आपका जो भी गोल है, चाहे वो एसएससी है, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो कोई स्टेट पीसीएस है, चाहे वो जेई है, नीट है, कोई भी आपका एग्जाम है, भाई वो आपसे साल 2 साल 3 साल की कंसिस्टेंट मेहनत मांगता है, जहां पर आपके पास पीस ऑफ माइंड हो। ठीक है, ये जो बड़ी फ्लूक वीडियोस होती है ना, 16 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, ये प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा नहीं है। कोई 2 दिन 4 दिन 10 दिन पढ़ सकता है रिवीजन करने के लिए। किसी बच्चे ने पूरे साल बहुत बढ़िया पढ़ाई करी है, अब लास्ट में वो चीज़ों को रिवाइज करना चाहता है, एग्जाम के 10 दिन बचे हैं, एक हफ्ता बचा है, तब हो सकती है ऐसी पढ़ाई। पूरा पूरा साल भर नहीं होती। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हाँ, हमसे तो 5 घंटे नहीं निकल पा रहे डेली बेसिस पे, सर कह रहे हैं 16 घंटे के बिना सिलेक्शन नहीं होगा, अब हम 16 घंटे कहाँ से लेकर आए। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है बाबू, कि अपने आप को अपने आप को बिन वजह के गिल्ट में डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अननेसेसरी ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना है कि हम ये मैनिफेस्ट कर लेंगे, हम लाल रंग से किसी कॉपी में लिख देंगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा स्पेसिफिक पर्सन अट्रैक्ट हो गया है। भाई क्यों किसी को अट्रैक्ट करना है? कोई हमारे लायक होगा, हम किसी के लायक होंगे, बोलचाल होगी हमारी आराम से। पता है क्या हो रहा होता है? इट्स नॉट इन योर केस, सिर्फ आपके केस में नहीं है। अब अरेंज मैरिजेस में ऐसा हो रहा है कि घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया, शादियां हो रही हैं, वो लड़की उस सामने वाले लड़के से कभी मिली ही नहीं है, या मिली है तो फिर आर्टिफिशियल तरीके से मिली है कि उसने मेकअप पोत लिया, उसने बढ़िया कपड़े पहन लिया, आधा घंटे के लिए किसी कैफे में चाय पी लिया। उनको पता ही नहीं है कि इस इंसान की नज़र कैसी है, ये दुनिया को कैसे देखता है, ये रिश्तों को कैसे देखता है, ये एक औरत को कैसे देखता है, ये प्रेगनेंसी को, बच्चों को कैसे देखता है, पैसे को कैसे देखता है, अपनी हेल्थ को कैसे देखता है। ठीक है, जानवरों को कैसे देखता है, नेचर को कैसे देखता है, देश की सरकार को कैसे देखता है। हो सकता है मेरे को तो बोल दे आई लव यू, लेकिन वो हर तीसरे दिन महिलाओं का मजाक बना रहा है कि इनको तो ड्राइविंग थोड़ी आती है, महिलाओं का दिमाग तो घुटनों में होता है, महिलाएं ऐसी होती है, महिलाएं वैसी होती हैं। वो दिखावटी प्यार आपके साथ 2 दिन के लिए रहेगा, अल्टीमेटली आप तो हो तो महिला ही ना, अब भी कहीं ना कहीं। तो यानी जहां पर कम्युनिकेशन नहीं है, एक रिलेशनशिप होने के लिए ना 3 चीजें चाहिए होती है बाबू। एक अच्छा रिलेशनशिप 3 चीजों पे टिका होता है। सबसे पहले वहां पे क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है, कि लोग आपस में बैठ के बात करते हैं, उस कम्युनिकेशन से उन लोगों में क्लैरिटी आती है आपस में। और ये कम्युनिकेशन क्लैरिटी कब आएगी? जब करेज हो, आपके पास साहस हो, कि आपके पास करेज है सामने वाले के पास बैठ के बात करने की, देखो ये बात है, मुझे आपकी ये बात परेशान कर रही है। और वहां पे एक चौथा पॉइंट सी फॉर कमिटमेंट भी लेकर आ सकते हैं, कि भाई हम कमिटेड हैं, हम इस चीज के लिए कमिटेड नहीं हम शादी करेंगे, वो तो बाद की बात है, हम इसलिए कमिटेड हैं कि भाई देख, अगर कहीं ना कहीं तेरा मन किसी बात से मैला हो रहा है, तू परेशान हो रही है, तेरे को एंजाइटी हो रही है, तो अपने लेवल पे मैं तुमको क्लैरिटी दे पाऊँ कि देखो ऐसे ऐसे मत सोचो, ऐसे ऐसे करो। यानी जहां पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो ना आपस में, ना कि इग्नोरेंस। आमतौर पर जितने मेरे 1 to 1 सेशन हो रहे हैं, हस्बैंड जो अपनी वाइफ को या बॉयफ्रेंड अपनी वाइफ को बोल देते हैं, तू तो ओवर इमोशनल है, तू तो ओवर थिंकर है, तू तो कुछ भी फील कर लेती है, ये तो पॉइंट ऑफ नॉन डिस्कशन है, इस पर तो डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं है, तुमको तो आदत है परेशान होने की। और फिर ऐसे इंसान चाहते हैं कि महिलाएं बहुत शांति से रह लें, उनके मन में जहर भी पैदा ना हो, और रिश्ता भी बहुत अच्छा चल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ना, जब भी किसी रिश्ते को देखो तो देखो क्या वहां पे क्लैरिटी है, कि आप सामने। और क्लैरिटी कब आएगी? जब आपके पास हिम्मत हो, करेज हो। पता है हमारे पास हिम्मत क्यों नहीं आती? कि हाय, मैंने इस लड़की को पूछ लिया कि तुम मेरे लिए सीरियस हो,
क्या हम आपस में फ्यूचर प्लान कर सकते हैं? क्या तुम सिर्फ मेरे से ही रिलेशनशिप में हो कि औरों के साथ हो? आप डरते हो ऐसे क्वेश्चन पूछने से। आपको लगता है उसको बुरा मान गया, वो मेरे को छोड़ देगा, अकेले होने का डर है, कहीं छोड़ ना दे सामने वाला, अबेंडन ना कर दे, कहीं मैं अकेली ना रह जाऊं। इसलिए हमारे अंदर करेज ही नहीं होती है उसको क्लियर क्वेश्चन पूछने का। एक क्लियर कम्युनिकेशन हम कभी स्टैब्लिश कर ही नहीं पाते और अपनी ही ओवर थिंकिंग में उलझे रहते हैं। और बहुत सारे लोग तो ये वाली थॉट भी पा लेते हैं कि अरे मेरा प्यार देखकर एक दिन ये बदल जाएगा, इसको एक दिन मेरा प्यार महसूस होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिस इंसान के जो इंसान आपको लेकर आपको उसके व्यवहार में पता चल जाता है कि वो आपको कितनी तवज्जो दे रहा है, वो आपकी बातों को कितना वैल्यू कर रहा है। वो सामने वाला आपको सिर्फ एक लड़की का शरीर मान रहा है कि एक इंसान भी मान रहा है। सामने वाला अगर आपको इंसान मानेगा ना, तो वो आपके जो थॉट्स हैं या आप जिस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, जिस वजह से ओवर थिंकिंग आ रही है, वो शांति से बैठा के समझाएगा आपको। वो एक तरीके का क्लियर कम्युनिकेशन देगा। आपको पता चले कि आप दोनों लोग हो सकता है दोनों लोग एक ही रिश्ते में अलग अलग इमोशनल पेज पे हो। लड़की बहुत कमिटेड है, लड़की उसी से शादी करना चाहती है, लड़की उसी से प्यार करना चाहती है। लड़का एक अलग पेज पे है, लड़की को नहीं मतलब है, वो शादी नहीं करना चाहता, वो शादी के बारे में सोच ही नहीं रहा है, वो चीज़ों को लेकर सीरियस ही नहीं है। अब इन दोनों की बननी मुश्किल है। ये इस बंदी इमोशनल इस वाले लेवल पे चली गई, जब भी फोन करेगी, बात करेगी, मिलने जाएगी, इसी चीज के बारे में सोचती रहेगी, ओवर थिंक करती रहेगी। ये लड़का चिल है, इसको नहीं मतलब है। तुमको जो सोचना है वो सोचते रहो, तुमको जिस बात पे रोना है, नाचना है, गाना है, तुम अपना वो ढोल तमाशा बजाते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ अपनी डिग्निटी लूज करोगी। ठीक है? तो कई बार ना आपको सोचना होता है कि यार क्या मुझे अकेले रहने से इतना डर लगता है? एक दिन बिता के देखो अकेला, 2 दिन बिता के देखो अकेला, कोई ना मर रहा है भाई। तो जब मुझे अकेले होने से डर नहीं लग रहा है, तो ऐसे आंख बूंद के मैं किसी के पीछे भी क्यों भाग रही हूँ? मैं क्यों भाग रहा हूँ किसी के पीछे? क्योंकि कहीं पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है, वहां से निकलना बहुत मुश्किल चीज होती है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि ये आप हो, ये सामने वाला इंसान है, और बीच में फेविकोल आ गई है। आपकी स्टोरी ये है, उनके हिसाब से तो कोई फेविकोल नहीं है, वो तो उनके अपने एजेंडा है रिलेशनशिप में आने की, वो क्या करना चाहते थे, क्या नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब आप चाहकर भी साथ को अलग कर रहे हो ना, आपका खून निकल रहा है, आपकी हथेली फट के आ रही है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है। पैसा डूबा हुआ वापस आ जाएगा एक पॉइंट के बाद, लेकिन अगर आपके इमोशन कहीं डूब गए हैं, आपके अंदर जो दर्द आ गया है, उसको प्रोसेस करने में बहुत एनर्जी एफर्ट लगता है। वो जो कलेजा फट फट के आता है, जो अचानक से बहुत इनसिक्योरिटी लगती है, अंदर गुस्सा आता है कि सामने वाला मेरे को ऐसे कैसे छोड़ सकता है इस वाले इमोशनल स्टेट में। क्या उसको मेरे ऊपर थोड़ी बहुत भी दया नहीं आ रही? क्या उसको मेरे से 5% भी प्यार नहीं था? क्या उसके अंदर इतनी भी कर्टसी नहीं है कि वो चलो ठीक है मेरे साथ आगे भविष्य में नहीं रह सकता या अभी रिलेशनशिप नहीं चल सकता, लेकिन क्या इतनी भी हमारे बीच में आत्मीयता नहीं थी, इस तरीके का प्रेम नहीं था कि आज मैं टूट रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं एंग्शियस हो रही हूँ, मैं 10-10 कॉल कर रही हूँ, 15 कॉल कर रही हूँ, वो इंसान शांति से मेरे से बात कर ले कि देख इतना परेशान मत हो, समहाउ करते हैं फिगर आउट। जरूरी नहीं हर रिश्ते का अंजाम शादी ही हो, लेकिन देख मैं हूं तेरे साथ, तू परेशान ना हो, समहाउ ये चीजें प्रोसेस हो जाएंगी। क्या हम इतना कम्युनिकेशन भी डिजर्व नहीं कर रहे सामने वाले से? कहीं ना कहीं हमने 2 रुपए का इंसान को 200 रुपए दे दिए, औकात उसकी 2 रुपए की थी, हमने अपने 200 रुपए इन्वेस्ट किए। और क्यों इन्वेस्ट किए? क्योंकि हम अंदर से खाली थे। लेकिन देखो इमोशनल एनर्जी भी एनर्जी है। अगर इस इमोशनल एनर्जी को कहीं चैनलाइज कर दें अपने रूटीन में, अपने किसी पढ़ाई में, अपने किसी गोल में, तो वहां से हमको रिजल्ट आ सकते हैं। चाहे इमोशनल एनर्जी हो, चाहे सेक्सुअल एनर्जी हो, एनर्जी तो एनर्जी होती है। बस हमको डायरेक्शन देनी आनी चाहिए। और डायरेक्शन कब आएगी? जब क्लैरिटी आएगी। और क्लैरिटी कैसे आएगी? रिश्तों के पीछे भागकर रिश्ते नहीं मिलते हैं। ठीक है? जब तक कोई इंसान ना आपकी इज्जत नहीं कर पा रहा ना, आप नहीं खुश रह पाओगे। प्रेम से बहुत ऊंची चीज है स्वतंत्रता। प्रेम से बहुत ऊंची चीज है स्वतंत्रता। का मतलब है जो आप हो वैसे बन के रह पाओ। आपको किसी के लिए कुछ स्पेशल ऐसा ना करना पड़े कि मैं उसको खुश कर दूं, मैं उसको इम्प्रेस कर दूं। और स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी रिश्ते में रह के घुटते रहोगे क्योंकि सामने वाला रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, सामने वाली आपकी बात को नहीं सुन रहा,
आप बहुत इमोशनल होके भावुक होके अपनी बात बता रहे हो, सामने वाला फोन स्क्रॉल कर रहा है, आपको हर्ट होगा, आपको गंदा लगेगा। आपने आधा घंटा कोई बात बताई, आप चाहते हो कि वो कोई आपको आपको समझाए बच्चे की तरह। यार जब एक लड़की, मैं लड़कों के बारे में तो नहीं कह सकती क्योंकि मैं लड़का नहीं हूँ, लेकिन जब एक लड़की प्यार करती है वो कहीं ना कहीं बच्ची बन जाती है सामने वाले के लिए। वो चाहती है कि सामने वाला ना उसको बैठा के समझाए 5 मिनट 10 मिनट की, देख बाबू ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। और वो कोई बहुत इलीगल चीज भी नहीं मांग रही होती, लेकिन वो इंसान घटिया है, उसके मन में नहीं है जगह आपके लिए, वो नहीं करेगा ऐसे एफर्ट आपके लिए। और दुनिया में अच्छे इंसान भी बहुत हैं, लेकिन वो आपको तब मिलेंगे जब आपके अंदर शांति होगी, पीस ऑफ माइंड होगा, आप किसी के पीछे पागल होके भागोगे नहीं। क्योंकि जो इंसान खुद में ढंग का होगा वो किसी के पीछे भागेगा नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए, सेक्स के लिए, किसी और छोटे मोटे बेनिफिट के लिए। वो सहज रहेगा, अपने आप में रिलैक्स रहेगा। जो इंसान अपने आप में बहुत सहज है, बहुत रिलैक्स है, उसको आप सिर्फ शरीर के आधार पर अट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक लड़का है, अपने आप में वो इजी है, रिलैक्स है, अपने काम में फोकस है, अपनी हैप्पी वाली लाइफ जी रहा है। ऑन एंड ऑफ स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में रहते हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में सामने वाले इंसान को इंसान कंसिडर करता है, ना कि शरीर। अब ऐसे वाले इंसान को सिर्फ आप, लड़की का शरीर है आपके पास, आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपके पास कुछ वैल्यूज भी होने चाहिए, आपके पास अपने एम्बिशन होने चाहिए, आपके गोल होने चाहिए। कहीं ना कहीं पढ़ रही हो, पढ़ा रही हो, नौकरी कर रही हो, एक्सरसाइज कर रही हो, किसी ढंग की जगह पे जा रही हो, ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन ढूंढने जाओगी तो नहीं मिलेंगे, अकस्मात रूप से मिल जाएंगे, नेचुरली। ढूंढने से नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो इंसान बहुत ढूंढ रहा होता है वो कहीं ना कहीं डेस्परेट एनर्जी में होता है, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। इसीलिए इस उम्र में रिश्तों को लेकर एक सहजता होनी चाहिए कि ठीक है, मेरे जो भाग्य में होगा, या जिस तरीके की मेरी जीवन यात्रा चल रही है, मेरे भाग्य में होगा तो कोई मुझे ज़रूर मिलेगा। ये जो अकेले रह जाने का डर, यू आर ओनली 24 25, ये अकेले होने वाला डर तो 31 साल की लड़कियों में, 35 साल की लड़कियों में जिनकी शादी नहीं हुई है। अभी रिसेंटली मैंने एक 31 ईयर ओल्ड लड़की के साथ सेशन किया और 35 वाली के साथ किया। पेरेंट्स उनको इतना फोर्स कर रहे हैं कि चाहे तुम किसी को भी पकड़ो, लेकिन पकड़ो, शादी करो, घर से निकलो। और जबकि आप तो ये कह रहे हो कि भाई करियर नहीं बनाया, ऐसे ऐसे लड़के जिनका करियर बने 13 13 साल हो गए हैं, बहुत बढ़िया लेवल पे जॉब कर रही हैं, लेकिन उनका पहले 8 साल का 9 साल का रिलेशनशिप फेलियर हो गया, और अब किसी के साथ उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। उनको अपनी हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, या वो उनको सामने वाला बंदा ढंग का चाहिए। जो अरेंज मैरिज से, मैरिज पोर्टफोलियो से जो रिश्ते आ रहे हैं वो उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब शादी ही करनी है, इसके अलावा कोई जीवन जीने का तरीका ही नहीं है, या डेस्परेट ही हो जाना है, ये भी कोई समाधान नहीं है। तो पहली बात तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री होनी चाहिए कि मैं पैदा ही गरीब माहौल में हुई हूँ, तो मुझे गिल्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी ने मेरे ऊपर कोई 10 लाख 20 लाख 40 लाख इन्वेस्ट नहीं किए हैं कि मुझे बहुत किसी लंदन में पढ़ा दिया हो, या दिल्ली के किसी बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ा दिया हो, 4 तरीके के ट्यूशन लगवा दिए हों, कोई मेरे को बैडमिंटन खेलने भेज दिया हो, बहुत मैं ढंग के कपड़े और बढ़िया खाना मेरे को दे दिया हो। गुजारा हुआ है और गुजारे के हिसाब से मैं सही कर रही हूँ, मुझे अपने आप को बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक तो जो परिवार में सियापे चल रहे हैं ना, उनको अपने आप से दूर रखो, राधे 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 कह के दूर रखो, अपने मन में मत जगह दो। परिवार में रहो, लेकिन परिवार को मन में जगह मत दो। जो परिवार के जो सियापे हैं कि बहन ने ये कर दिया, माँ ने ये कर दिया, फिर माँ ने ये बोल दिया, फिर पापा ने ये बोल दिया, फिर बहन ने ये कर दिया, फिर बहन ने वो कर दिया, उसको ये करना चाहिए था, उसको वो करना चाहिए था, ये चाहिए 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 नहीं, ये तो आपकी सारी ऊर्जा खा जाएगा। ये परिवार का कियोस आपके मन के अंदर एंटर करेगा और आपको तहस नहस कर देगा। इसीलिए अपने आप को इम्यून रखो कि ठीक है, परिवार में रह रहे हैं, रोटी पानी कपड़ा मिल रहा है, थोड़ा कम ज़्यादा जो भी है, लेकिन इनको जो करना है करो, मुझे इनके साथ बहस नहीं करनी है। समझदार इंसान बिन वजह की लड़ाइयाँ नहीं लड़ता। एनर्जी, लड़ाई लड़ेगा तो एनर्जी जाएगा, उसी एनर्जी को किसी बढ़िया जगह भी तो लगा सकता है ना। ठीक है, तो जो इंसान समझदार है वो अननेसेसरी की लड़ाइयों को इग्नोर करता है। अभी ना हमारे घर पे ना नीचे ना, हम हमारे घर में दोपहर में बहुत धूप होती है गली में। तो हमारे घर का जो फर्स्ट पोर्शन, हमारे घर में 3 पोर्शन है, मतलब हमारा ये दादा लाई घर है। ठीक है, काफ़ी बड़ा घर है हमारा। तो जो हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है ना, उसको हम पोड़ी बोलते हैं हरियाणा में, कि भाई हमारी पोड़ी है, चौखी बड्डी है। तो वहाँ पर ठंड रहती है,
क्योंकि वो घर चूने में बना हुआ काफ़ी बड़ा सा घर है, हवेली जैसा घर है। वहाँ पे ठंड रहती है, मम्मी गेट खोल देती है, सारे डॉगीज घर के अंदर आ जाते हैं और वो पूरी दोपहर सोती हैं। अभी शाम में 6 साढ़े 6 बजे बाहर निकलेंगे अपना दाना पानी लेने के लिए, और फिर कल फिर दोपहर में फिर आ जाएंगे। तो उनमें से ना हमारे पास दो डॉग हैं, एक का नाम हमने भूरी रखा हुआ है, एक का नाम हमने सांडू रखा हुआ है। ठीक है। तो भूरी है ना मेरी मम्मी का थोड़ा फेवरेट है। तो मेरी मम्मी ने क्या है ना, हम जूस वगैरह जैसे कि हमने मैंगो शेक बना लिया और वो छोटा था, तो हमने थोड़ा बहुत मैंगो शेक उसको डाल दिया, या वो झूठे बर्तन धो वो के थोड़ा इकट्ठा करके डाल दिया, उसका पेट गुजारा हो गया। तो मम्मी ने थोड़ा सा उसको फेवरेबल ट्रीटमेंट दे के रखा है, तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि वो घर का मालिक है। ठीक है। जबकि जो सांडू है वो पहले से पैदा हो रखा है, वो ऑलरेडी 2 साल का था जब भूरी पैदा हुआ था। सांडू पुराना बंदा है घर का, लेकिन शायद हमने उसको उस तरीके से रखा नहीं कभी घर में कि उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ पाए। शायद वो कभी ऐसे इंटरेस्टेड भी नहीं था रहने में, उसको अपनी गली में रहना, घूमना फिरना। हाँ, कभी कभी सोने के लिए आ जाना, या कभी कुछ अच्छा बना हो तो उसको अच्छी खुशबू आ गई तो मांग लिया, वरना रोटी वोटी वो हमारे घर से खाता नहीं है, उसको सिर्फ सोने के लिए जगह चाहिए। अब सिस्टम क्या है ना, क्योंकि ये भूरी है ना, ये अपने आप को घर का राजा समझता है। और सांडू भी, सांडू तो पुराना मेंबर है, वो तो सोने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए हमेशा ही आता है। बट नाउ दिस भूरी इज वेरी पॉजेसिव। तू मेरे घर में कैसे आया, तू क्यों आ रहा है हमारे घर के अंदर। तो पता है क्या करेगा, ये गुस्सा करेगा, सारे बाल खड़े कर लेगा, घुर्राएगा सांडू को देख देख के, और जिस तरफ सांडू जाएगा उस तरफ उसे भिड़ने की कोशिश करेगा कि आ तू मेरे साथ लड़, आ तू मेरे साथ लड़। एट दैट सांडू बंदा इज सो स्मार्ट, वो गर्दन को नीचे कर लेगा। उसे हार नहीं मानी है, उसको पता है मुझे बिन वजह अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। वो गर्दन नीचे कर लेगा, भूरी इधर आएगा तो उधर हो जाएगा, भूरी उधर आएगा तो उधर हो जाएगा, और ऐसे घूमते फिरते वो चेयर पे चढ़ जाएगा। हमने चेयर रखी हुई है, एक बार जब वो चेयर पे स्टेबल होके बैठ जाता है तो ये भी उसको कुछ नहीं कहता है। फिर वो सिर्फ घर के अंदर घुसने में रेजिस्टेंस शो करता है। जब एक बार ये चेयर पे बैठ गया तो ये उसका कुछ कर नहीं पाता। तो नाउ सांडू को ये ट्रिक पता लग गई है कि इसके साथ बिन वजह उलझना नहीं है। अपन बढ़िया पंखे के नीचे चेयर पे बैठेंगे, कुछ बढ़िया बना होगा तो मालकिन हमको खिला देगी, वरना बढ़िया 8 घंटे की नींद लेंगे, फिर अपने गली में मजे लेंगे। वो उलझता ही नहीं है इसके साथ, क्योंकि इसको पता है कि उलझने से कुछ मिलेगा नहीं। एंड कभी कभी बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, 100 में से 2% 3%, कि जब इसको या तो ये खुद इरिटेटेड हो रखा हो, मान लो गली में कुछ अच्छा इवेंट ना हुआ हो एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ सांडू, तो सांडू परेशान है और भूरी उसको ये रेजिस्टेंस दे रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सांडू ने फिर पधरा दिया है भूरी को, उसके ही टांग ऊपर करवा दिए हैं। लेकिन ये 100 में से 1 या 2% होता है। और उस दिन मेरी मम्मी मेरे को स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट देती है कि पता है आज भूरी पिटा है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, उन लोगों के व्यवहार से पता चलता है कि बहुत ही रेयर चीज है, बिल्कुल ही सामने वाला रुकने नहीं दे रहा है तो अपना वो माता काली वाला रूप दिखा दो कि भाई हमको किसी चीज का डर नहीं, हम फियरलेस है। अदरवाइज 99% कोशिश करो इन लोगों के साथ नहीं उलझना है, ना इनको अपने पॉइंट प्रूव करने हैं, ना इनको कोई फालतू की एक्सप्लेनेशन देनी है, क्योंकि ये नहीं समझ सकते ना। अब सांडू कितना भी समझा दे बुरी को, तेरे से 2 साल पहले आ रखा हूं मैं इस घर में। आपका वीडियो चला गया। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ओके ओके, आवाज आ रही है आपको? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो अभी ना पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने घर के केसेस में जो बाहर हो रहा है उसको होने दो, उसको हम फिक्स नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। ना मदर का बिहेवियर चेंज कर सकते, ना बहनों का चेंज कर सकते, ना फादर साहब का चेंज कर सकते, किसी का नहीं कर सकते। लेकिन घर की कलह कलेश को अपने मन के अंदर जीने मत दो, अपने मन के अंदर मत आने दो। और ये जो आपके मन में अंदर घुस के बैठा हुआ है ना, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए ऐसा चाहिए, मम्मी को ये करना चाहिए, बड़ी बहन को ये करना चाहिए था, कंसल्ट करना चाहिए था कि मैं कौन से करियर में जाऊं, कंसल्ट करना चाहिए था कि मैं क्या ऑप्शन चूज करूं, ये चाहिए चाहिए हटाओ। जितना चाहिए रहेगा उतनी एक्सपेक्टेशन आएंगी, फिर दिल टूटेगा। आप देखो क्या है, फिलहाल है क्या है ये है कि उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने जीवन में मशगूल है। ठीक है। आप ज्यादा चिल्लम पार्टी करेंगी, चिल्लम पो करेंगी, तो वो आपको 2 4 गलत गलत बातें सुना देंगी, आपको आपको गिल्ट दे देंगे बिन वजह का। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इन लोगों से दूर रहो, भावनात्मक रूप से, फिजिकल नहीं, मेंटली और इमोशनली दूर रहो। कि उनकी बातों को अपने मन में बहुत जगह दो मत, क्योंकि दे भी दोगे तो मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। तो एक तो ये आपका चाइल्डहुड वाला है, आपका ये फाइनेंशियल स्ट्रगल है, 4 4 बहनें, मम्मी पापा की कंडीशनिंग, फैमिली का इमोशनल कियोस है। अब बात आती है यूपीएससी की। अभी ना फिलहाल
मेरा आज से 1 महीने पहले ना 2 बहनों के साथ 1-to-1 सेशन हुआ, दोनों नीट की तैयारी कर रही, दोनों के एक एक दो दो ड्रॉप आए हुए हैं। उनको पता है उनके मन में क्या घुस गया है, जब तक उनका कोई सर्कल नहीं होगा, जब तक कोई उनका ग्रुप नहीं होगा जहाँ पे डिस्कशन नहीं हो रहे, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि उनको तो कोई गाइड ही नहीं कर रहा, कोई माहौल ही नहीं है। भाई पढ़ाई अकेले होती है, और वो बोरिंग ही होती है, और वो एफर्ट ही लेती है। और आप 24 घंटे एस्पिरेंट मोड में नहीं रहते। आप बेवकूफ हो अगर आप 24 घंटे अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई करने लग जाओ, मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं एस्पिरेंट हूँ। नहीं, 6 से 7 घंटे एस्पिरेंट वाले मोड में रहो, उस वाले रोल में रहो, सीरियसली पढ़ो, उसके बाद उस रोल को छोड़ दो। अब तुम एक इंसान हो, पार्क जाना है, कढ़ी चावल खाना है, एक्सरसाइज करना है, कोई मूवी देखना है, जो एक नॉर्मल इंसान का दिन होता है वैसे बिताओ, क्योंकि वहीं से ऊर्जा मिलेगी आपको, वहीं से आपको एक रिलैक्स वाली फीलिंग आएगी, और उसी फीलिंग के बाद आप इन्वेस्ट कर पाओगे अगले दिन अपनी पढ़ाई में 7 से 8 घंटे। अब 24 घंटे एस्पिरेंट बन के रह रहे हो, मतलब ओवर डू कर रहे हो, एक रोल को ओवर डू कर रहे हो। आप जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे, कंसिस्टेंसी आपकी खराब हो जाएगी। और क्योंकि आप डेस्परेट हो, क्योंकि आपको घर की गरीबी अचानक से हटानी, तो यूपीएससी जल्दी नहीं निकल जाएगा, या कोई नौकरी जल्दी नहीं मिल जाएगी। वो नौकरी ये कंडीशन लेकर बैठी ही नहीं है कि मैं उस इंसान के लिए जल्दी निकल जाऊंगी जो इंसान बहुत ही गरीब है। वो तो भाई उसी इंसान के लिए निकलेगी जो इंसान रिलैक्स है, 1-2 साल आराम से शांति से मेहनत कर पा रहा है। अब आप 1-2 साल शांति से मेहनत करने की बजाय आप लगातार ही अपने ही डेस्परेशन में फंसे पड़े हो। अचानक से मम्मी पापा को अंबानी बना दूं, अचानक से घर खरीद दे दूं, अचानक से इनको 50-50 हज़ार इनकी जेब में डाल दूं, अचानक से मैं अमीर बन जाऊं। ये तो इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे तो सालों साल निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। दिवालियां निकल जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा, होलियां निकल जाएंगी, पता नहीं चलेगा। तो आपकी जल्दबाजी से कोई नौकरी नहीं निकलेगी। आपका वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का समय लगेगा। उस नौकरी को करने के लिए, उस नौकरी में सिलेक्शन के लिए आपको शांति से बैठकर अपने आप से सेल्फ टॉक करके अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में बोरिंग लगेगी, पर महीना 2 महीना के बाद अगर कंसिस्टेंसी बन जाती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। पहले C4 कंसिस्टेंसी आती है, आप कुछ टाइम तक कंसिस्टेंट रहते हो, कॉन्फिडेंस अपने आप आने लग जाता है। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं है कि किसी दुकान पे गए कि भैया आधा किलो कॉन्फिडेंस दियो, ऐसे नहीं मिलता है। वो काम करना पड़ता है अपने ऊपर एक समय के लिए। वो काम तभी होगा जब क्लैरिटी होगी। क्लैरिटी ये ना, मैं परिवार की गरीबी के लिए जिम्मेदार हूँ, न इनकी कलह के लिए जिम्मेदार हूँ, पास्ट में हुआ जो हुआ अपनी ऐसी तैसी कराए, अभी मैं अपने वर्तमान पे फोकस करना चाहती हूँ। फ्यूचर में जो होगा वो होगा। कल रात में किसी ने सेशन में बोला कि अगर हम 86 साल के हो गए, उस टाइम पे हमारी फैमिली नहीं होगी तो हमारा कौन ध्यान रखेगा। मैंने बोला पहले तो आप ये बताओ कौन से ग्राउंड के आधार पर कह रहे हो कि आप 86 के हो जाओगे। हमको ये नहीं पता कि आप अगले हफ्ते जिंदा होगी नहीं हो, ठीक है, हमको नहीं पता इस चीज का। और जस्ट बिकॉज 86 में आपको फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए, तो आप जबरदस्ती एक ऐसे रिश्ते में घुस जाओ जो आपको अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल आपको नासूर दे, आपको इमोशनल वूंड दे। आपको, आप डर के मारे मत जाओ ना किसी रिश्ते में। आपको किसी रिश्ते में जाना है, देखो सामने वाला इस लायक है कि इसके साथ एक रिश्ते में रह सकते हैं, कि सामने वाले की औकात है कि इसके लिए अपना पेट काट के इसका बच्चा पैदा करें। हो ना, इतनी तो औकात उसकी। औकात इन द सेंस कि वो बंदा इतना इमोशनली मिच्योर है, रिस्पॉन्सिबल है, इमोशनली अवेलेबल है, मेरे को भी इंसान समझ रहा है, मेरी फीलिंग्स को फीलिंग समझ रहा है। कुछ तो हो उसके अंदर कि मैं अपने अपने पूरे शरीर को बदलूं। शादी के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद महिलाओं के शरीर में इतने बदलाव आते हैं कि वो खुद को पहचानना भूल जाती हैं। इतना वजन ऊपर नीचे हो जाता है, इतने हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, और वो बच्चा एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको निभाना बहुत ही कठिन है। स्पेसिफिकली आज की लाइफ में। पहले तो थोड़ा जॉइंट फैमिली होती थी, दादी नानी घरों में होती थी, या थोड़ा बड़े परिवार होते थे, बच्चे संभाल लिए जाते थे। अभी कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि गुड़गांव का कोई कपल है, दोनों लोग मिलकर 3 लाख की सैलरी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि गुड़गांव में कहीं मकान का रेंट जा रहा है, कहीं घर के खाने पीने के खर्चे हैं, कहीं बच्चे के खर्चे हैं जो पैदा अभी हुआ है। कहती है ये तो आज लग्जरी है, ये लग्जरी है, कोई एक पेरेंट बिना नौकरी के 24 घंटे एक बच्चे को पाल रहा है, ये लग्जरी है। क्योंकि आज हमको जिस तरीके का हमारा लाइफ स्टाइल है कि ये किराया देना, इस गाड़ी की ईएमआई भरनी, उस मकान की ईएमआई भरनी, हम नहीं घर पे बैठ के एक बच्चे को पाल सकते हैं, हमको नौकरी करनी ही करनी पड़ेगी, खर्चे इतने ज़्यादा हैं। कहने का मतलब क्या है, जिम्मेदारी है।
रोमेंटिसाइज मत करो बहुत ज्यादा शादी को, कि शादी के बाद तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, कोई बंदा परमानेंटली मिल जाएगा हक करने के लिए, किस करने के लिए। हक और किस नहीं हो रही है। इतने 1-to-1 सेशन कर रही हूँ मैं। कोई सेपरेशन में रह रहा है, किसी का डाइवोर्स ही हो गया है, कोई एक ही घर में घुट घुट के रह रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है। और कम्युनिकेशन कैसे होगा, सामने वाला आपको बहुत ही लो क्वालिटी पे काउंट कर रहा है, सामने वाला अपने आप को सुपीरियर मान रहा है, आपको जूनियर मान रहा है। और आपने जूनियर रहना स्वीकार किया है इसलिए मान रहा है, क्योंकि आप उसके लिए वैलिडेशन के लिए घूम रहे हो। आप एक्स्ट्रा एफर्ट करके उसकी प्यार पाना चाहते हो। आपने आंखें मूंद के उसको स्वीकार किया और भगवान मान लिया है। तो कोई आपको दबा इसलिए पा रहा है क्योंकि आप दब रहे हो। जो इंसान दबेगा ही नहीं उसको कोई दबा भी नहीं पाएगा। बहुत सारी फीमेल बोलती है हमारे पापा नार्सिस्ट हैं, हमारे हस्बैंड नार्सिस्ट हैं। भाई ये जो नार्सिस्ट इंसान है आपके साथ नार्सिस्ट है, अपने ऑफिस में किसी के साथ वो नार्सिस्ट नहीं है। वो अपने यार दोस्तों में किसी को दबाने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसको पता है नहीं दबा पाऊंगा। वो आपको ही दबा पा रहे क्योंकि कोई आपके अंदर लालच होगा, आपके अंदर कोई डर होगा कि आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, क्लियरली अपना मैसेज नहीं दे पा रहे हो, सामने वाले को पूछ नहीं पा रहे हो। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो सेपरेशन होने के बाद मायके में आ गई हैं, या अभी शादी नहीं हुई मायके में ही है, या फिर शादी हो गई है ससुराल में है, जो भी है सिचुएशन है। वो अपने अंदर ना ऐसे घुटती रहती हैं कि मम्मी पापा ने सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम कर रहे हैं, हमको नहीं दे रहे। भाई अपने मन में जहर पैदा करने से, ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है कि अपने मम्मी पापा को सामने बिठा के क्लियर कम्युनिकेशन कर लो, थोड़ा करेज ले आओ, थोड़ा साहस ले आओ, और क्लियरली बोल दो कि मम्मी पापा मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा शेयर मेरे को भी दोगे। बात यहाँ पैसे की नहीं है, बात यह है कि मुझे लगेगा मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को ऑनर किया, अपनी औलाद समझा। ठीक है, वो हिम्मत नहीं है ना कहने की, उतनी क्लैरिटी नहीं है। सालों साल अपने मन में जहर रखा रहेगा। आज से कुछ टाइम पहले कोई लेडी थी, उनके साथ मेरा 1-to-1 सेशन था। उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रही, हस्बैंड बहुत दारू वारू पीते थे और बहुत अननेसेसरी के खर्चे हो रहे थे। जो मायका है वो स्ट्रांग था, वहाँ पे अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। फादर साहब गुजर गए, अब मम्मी प्रॉपर्टी की मालकिन है। मम्मी ने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी, बहू के नाम कर दी, मतलब बेटे के नाम कर दी एक तरीके से। इन बेटियों को कुछ नहीं दिया। एक बेटी तो चलो दूसरे देश में है, सुख शांति से रह रही है, उसको पैसे की ज़्यादा लोड है नहीं। लेकिन जो ये वाली है, इसको आवश्यकता थी। और अगर इसको मदर सपोर्ट कर देती कि भाई तेरा पति दारू पीता है, कोई बात नहीं, तेरे लिए 2 प्लॉट 3 प्लॉट रख दिए, बहुत सारी ज़मीन हमारे पास घर है, तो तेरे नाम अगर हम 1-2 प्लॉट रख देंगे, तुझे ज़रूरत हो तो बेच लेना। इसको कितना सपोर्ट मिलता। कहती है सारा प्रॉपर्टी तो लड़के के नाम कर दिया, और मेरे से फ़ोन करके कॉल पे रोती है, बहू ये करती है, बहू वो करती है। भाई तुमने ही तो सब कुछ उसको दे रखा है ना, उसके सामने रहो ना जाके। मेरे को तो तुमने अपनी औलाद भी नहीं समझा, मेरे को औलाद समझा होता तो थोड़ा बहुत तो मेरे को ऑनर करते कि ये भी घर की वाजिब औलाद है। लड़के को 10 करोड़ की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, आधा आधा नहीं, लड़की को कम से कम 1-1.5 करोड़ की दे दें। इसका लाइफ थोड़ा आसान हो जाएगा, इसको लाइफ में सपोर्ट सिस्टम फील होगा कि चलो पति चाहे जैसा भी हो, कहीं ना कहीं से तो मेरे को सपोर्ट है, मेरे पास दो आने की चीज़ है। तो अब ये जो महिला है ये अपनी मदर को डायरेक्टली नहीं बोल रही, लड़ाई झगड़े में तो बोल देती है, डायरेक्टली नहीं बोलती, और मन में ये बात चुभती रहती है। तो क्या है, क्लैरिटी, साहस चाहिए, करेज चाहिए, सीधा क्वेश्चन पूछने की। हमको सीधा क्वेश्चन पूछने से डर लगता है क्योंकि हमको फियर होता है, अबेंडनमेंट का फियर होता है, अकेले होने का डर होता है कि सामने वाला कहीं और चिल्ला ना दे, रिश्ता ना तोड़ ले हमसे, और इस चक्कर में हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हम आपकी बात कर रहे थे यूपीएससी की कि हमको कोई ग्रुप चाहिए, पढ़ाई अकेले होती है भाई, और 7-8 घंटे अपने एस्पिरेंट मोड में रहो, बाकी अपनी नॉर्मल जिंदगी जियो। और एक बात और है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, होगा कि नहीं होगा, उसके लिए दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रिजल्ट लाने का तरीका एक ही है, शांति से पढ़ाई करना। सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो ना आपको पता ना मुझे पता है, लेकिन तरीका एक ही है सिलेक्शन का, कि शांति से रिलैक्स होकर पढ़ना। और कोशिश करो कि कैसे कॉन्फिडेंस लाइफ में आ सकता है, कैसे कंसिस्टेंट एफर्ट हो सकते हैं। बहुत बड़ी नौकरी फिलहाल नहीं कर पा रहे, छोटी चीज़ों के लिए ट्राई करो, चाहे वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना हो, किसी स्कूल में पढ़ाना हो, लेकिन कोशिश करो कि इंडिविजुअल लेवल पे हो। क्योंकि किसी स्कूल में जाते हो तो काम बहुत ज़्यादा होता है स्कूल में, बच्चों को ट्यूशन शाम में पढ़ा रहे हो, क्योंकि आजकल बच्चों आजकल क्या है ना, स्कूल का किताबें बहुत ज़्यादा होती हैं, मम्मी पापा बच्चों की होमवर्क करवा नहीं पाते हैं, ट्यूशन वाली चीज़ें हमेशा डिमांड में रहती हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया, कहीं ना कहीं उन्होंने ट्यूशन पढ़ाया है। तो अगर वहां से आपको 4,000 5,000 6,000 7,000 कुछ भी आ पा रहा है, आपके कोई बहुत मोटे खर्चे तो है नहीं,
और सिलेक्शन पढ़ने से होता है। वीडियो लेक्चर कितने भी देख लो, 1 देख लो, 4 देख लो, 10 देख लो, और आजकल यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, ऑन एंड ऑफ सब अवेलेबल है। आपको ऐसा नहीं है कि किसी कोचिंग का बहुत महंगा कोर्स मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देख जाते हैं फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वो तो एक लिमिटेड मेमोरी है ना। तो सिलेक्शन पढ़ने से होता है। और आजकल तो ये PW ओनली IAS और पता नहीं क्या क्या छोटे, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट छोटे छोटे कोर्सेज लेकर आ रहे हैं, 7,000 में 8,000 में आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। नहीं आपको वाजीराम की और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की 1,80,000 के कोर्स खरीदने की जरूरत है। वो तो अब आपको देखना आप कैसे नेविगेट करोगे, लेकिन पढ़ना आपको ही है बैठ के। वो सामने वाला चाहे कितने भी घंटे की क्लास करवा दे, वो डेली बेसिस पे 3 घंटे की 4 घंटे की क्लास कर लोगे, उसको रिवाइज कब करना है, उसके नोट्स कब बनाने हैं, उसकी प्रैक्टिस कब करनी है, वो तो सब आपको ही करना है। तो बहुत गुलाम मत रहो कि कोई ग्रुप नहीं होगा तो पढ़ नहीं पाऊंगी, कोई बहुत महंगा कोर्स नहीं खरीदूंगी तो पढ़ नहीं पाऊंगी। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह भी से सिलेक्शन ले रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, एनर्जी लगेगी, और आपके घर की गरीबी को देखकर कोई नौकरी आपकी तरफ भागी दौड़ी चली नहीं आएगी कि अरे अरे तुम तो बहुत गरीब हो, तुमको मैं पहले लग जाती हूँ, आके मैं पहले गले गले लगा लेती हूँ, तुमको ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और जब तक आपके अंदर इमोशनल हंगर रहेगा कि कोई हो जो बाहर मेरी लाइफ को फिक्स कर दे, कोई हो जो राजकुमार आए मेरा हाथ पकड़ ले, मुझे हक कर ले, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, ये जब तक हंगर, ये भूख आपके अंदर रहेगी, आप राक्षसों को इनवाइट करते रहेंगी। ऐसे राक्षस जो आपके इमोशन के ऊपर सरवाइव करेंगे। आपको इतना रिलैक्स रहना है, इतना इजी रहना है कि ठीक है, जीवन जीते जीते, लाइफ के चलते चलते, पढ़ते पढ़ते, प्रयास करते करते, नौकरी करते करते कोई ढंग का इंसान मिल गया तो ठीक है। ये ढूंढने क्यों जाना है? ढूंढने से कोई मिल भी तो नहीं पा रहा है ना। देखो जो दिल दिल करोड़ों की चीज है, दिल करोड़ों की चीज है। पहले देख तो लो सामने वाले की औकात है कि नहीं, इस दिल को वो संभाल के रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। आपने इस करोड़ों के दिल को कौड़ियों के भाव में हाथ में लेके घूम रहे हो, किसी भी अरे गहरे के हाथ में रख दे रहे हो। लो मैं तुमको कैपेसिटी देती हूँ कि तुम फोन नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगेगा, तुम मैसेज नहीं करोगे तो मुझे बुरा लगेगा, लो मैं तुमको पावर देती हूँ। क्या कर रहे हो आप ये? आपसे ज्यादा बड़ा दुश्मन आपका फिर कौन हो सकता है कि आप अपने करोड़ों की चीज, जो चीज इतनी वलरेबल है, जो चीज आपको इतनी डीपली इंपैक्ट कर सकती है, आप उस दिल को निकाल के कौड़ियों के भाव में ऐसे किसी ऐरे गहरे के हाथ में दे रहे हो जिसको आपकी वैल्यू ही नहीं है। कमाने दो ना उसको, सामने वाले को एफर्ट करके आपका दिल कमाने दो। आपको लगे कि हाँ ये इस दिल के लायक है, वो इतना समझदार है, वो इतना मिच्योर है, वो इंसान को इंसान समझता है, शरीर के पीछे नहीं भाग रहा है, जीवन को लेकर उसके मन में समझ है, वो अपनी भी रिस्पेक्ट करता है, आपकी भी करने की क्षमता रखता है, आप खुद भी अपने आप में क्लियर है और आपको भी क्लैरिटी देने की क्षमता रखता है। शरीर के पीछे भागने से क्या मिल जाना है? अगर सेक्स करने से ही दुनिया में खुशी होती तो दिल्ली के GB रोड में इतना सेक्स हो रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स वहां का अलग ही होता, अलग ही खुशी होती वहां पे। तो ये खुद को समझाना बहुत जरूरी है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इससे ऊपर की चीज हूं थोड़ी सी। और जब मैं खुद को शरीर मान भी रही हूं, टूट के प्यार कर भी रही हूं, पीछे भाग भी रही हूं, तो मिल क्या रहा है? कुछ बढ़िया मिलता तो मैं सोच भी लेती ना। मिला भी तो नहीं वो। मैंने अपने आप को कोड़ियों का भी माना, मैंने दिया भी, बदले में क्या मिला? तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रही कि प्यार मत करो, मैं ये भी नहीं कह रही कि फिजिकली इंटीमेट मत हो, मैं ये भी नहीं कह रही शादी मत करो, लेकिन देखो तो सही किसके साथ कर रही हो। क्या वो लायक है? और क्या आप भी लायक हैं उस रिश्ते को संभालने के लिए? क्या आपके अंदर वो सहजता, वो इजी वाली फीलिंग है? क्या आप अपने आप में सहज हैं, या आप ही अपने आप अपने अंदर को नोच रही है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था? जुबान सटीक होनी चाहिए, सामने वाले से सीधे सीधे पूछ पाओ कि देखो समय बिता रहे हैं, मेरे लिए समय का एक मतलब है, मैं वो कैजुअल फन लविंग गर्ल नहीं हूं, आज तुम्हारा बिस्तर गर्म, कल किसी और का, बाद में शादी किसी और के साथ, मेरे ये बस की बात नहीं है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो पहले बता देती हूँ, मैं एक सीरियस किस्म की इंसान हूँ। सीरियस का मतलब ये नहीं है कि मैं पीछे भाग लूंगी आपके,
लेकिन मैं समय बिता रही हूँ तो मैं अपने समय को बहुत हाईली रेट करती हूँ। और यकीन मानिए कोई ढंग का इंसान होगा उसको आपको ये सब बोलना भी नहीं पड़ेगा, ये तो अंडरस्टूड होता है। कोई ढंग का इंसान होगा उसको नहीं बोलना पड़ेगा ये सारी बातें इतनी डिटेल में, वो तो अंडरस्टूड चीजें होती हैं। वो सामने वाला इंसान आपको माहौल ही नहीं देगा कि वहां पे आपको ये सारी बातों का जिक्र करना पड़े। तो आपके केस में एक तो बाउंड्री मिसिंग है, घर परिवार की सारी कलह को अपने अंदर लेके घूम रहे हो। आपके केस में क्लैरिटी मिसिंग है। अभी तो यार 23-24 की उम्र है, खुले सांड की तरह रहो। किसी को प्यार होना होगा तो आपसे हो जाएगा, ना ऐसी तैसी कराए। यही सेम प्रश्न 31 साल की, 34 साल की, 35 साल की लड़की लेके बैठी है। आप तो उनसे 10 साल छोटे हो, यानी आपके पास 10 साल का एक्स्ट्रा टाइम है अपना गेम अपने तरीके से खेलने का। वो जो 31 साल की लड़की है, 34 साल की लड़की है, वो गेम नहीं खेल पाई अपनी तरीके से, वो कंडीशनिंग का शिकार थी। सोशल कंडीशनिंग, पेरेंटल कंडीशनिंग, कि लड़का हो जाना, लड़का मिल जाना चाहिए, फलानी नौकरी इस उम्र पे मिल जाए, फिर धकड़ा लल्ला हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर वो हो जाए। और उन्होंने इसी जद्दोजहद में अपने इतने साल खराब कर दिए। आपके पास तो अभी 10 साल का एक्स्ट्रा टाइम है कि आप अपनी मर्जी से अपना गेम खेलें। तो किसी के प्यार व्यार के पीछे कोई भागने की जरूरत नहीं है। प्यार होगा तो आ जाएगा आपके भाग्य में, आप आएगा, इज्जत के साथ आएगा, डिग्निटी के साथ आएगा। आप भी सामने वाले को वैल्यू करोगी, रिस्पेक्ट करोगी, इज्जत करोगी। लेकिन भिखमंगा नहीं बना जाता कि कॉल के वेट हो रहे हैं, मैसेज के वेट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगता है कोई कॉल मैसेज करे, और सामने वाले को कम्युनिकेट भी कर दो कि देखो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब कॉल मैसेज करते हो। सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा तो वो एक ही बार में समझ जाएगा कि अच्छा इसको अच्छा लगता है, चलो ठीक है मैं करता हूँ। भीख तो नहीं मांगनी पड़ती उससे कि तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, तुम्हारे बिना मेरे को कॉल मैसेज नहीं होते हैं तो मेरी आत्मा सूख जाती है। आपको एक ही बात 10 बार बतानी पड़ रही है, इसका मतलब सामने वाला आपकी एक बार बताई हुई बात को कोई वजन दे नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इंसान जो आपको सच में वैल्यू करेगा ना, वो समझ जाएगा इन हल्की हल्की बारीक चीज़ों को। मैं ये नहीं कह रही कि बिना कहे ही वो सब समझ जाएगा, लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार हल्का सा कम्युनिकेट करोगे तो चीज़ें समझ में आ जाती है। जो वैल्यू करेगा आपको, जो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो पहले से ही बोल रहे तुम ओवर थिंकिंग करती हो, तुमको इनवैलिडेट कर देते हैं, वो नहीं करेगा प्रयास। अब आप देखो कि आप कितने साल इस तरह के संबंध में रह सकते हो जहां पर आप तो 100 रुपये दे रहे हो, सामने वाला 5 रुपये दे रहा है। अब आप दे रहे हो 100 रुपये, वो दे रहा है 5 रुपये, बीच में गैप है, इमोशनल गैप है। आपको पेन की तरह फील होगा, आपको घुटन की तरह फील होगा, आपको लगेगा आप बहुत फालतू की लड़की हैं, आपको लगेगा आप किसी के पीछे पड़ी हुई है, आपका दिमाग खराब होगा। वो जो घुटन है वो गुलामी जैसी महसूस होगी। और प्रेम से ऊंची चीज स्वतंत्रता है, आज़ादी, कि आज़ाद होके प्यार कर पा रहे हैं। वो आज़ादी कब आती है, जो सामने वाला भी तो उस तरीके की एनर्जी दे। आप हाई एनर्जी दे रहे हो, आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सामने वाला आपको फुद्दू महसूस करा रहा है, घुटन तो होगी ना। इसीलिए एक तो घर कुनबे से अपने आप को डिटैच करो, डिटैचमेंट लेकर आओ कि ठीक है इन्होंने मुझे पैदा किया, मेरा घर कुनबा है, लेकिन मैं इनकी हर बात को अपने दिमाग में लेकर नहीं घूम सकती हूँ। इनका जीवन इनका, मेरा जीवन मेरा, इनकी किडनी इनकी, मेरी किडनी मेरी, इनका लीवर इनका, मेरा लीवर अपना, इनका इनकी खोपड़ी में इनका दिमाग, मेरी खोपड़ी में मेरा दिमाग। तो मुझे हर चीज को इनकी नजर से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको बार बार बोलना पड़ेगा, एक बार बोलने से नहीं होगा, बार बार बोलना पड़ेगा अपने आप को। जो आपके अंदर का खालीपन है वो अचानक से नहीं भरेगा, समय लेगा। लेकिन जिस दिन से काम करना शुरू कर दोगे उस दिन से हल्का हल्का भरना शुरू हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाओ कि मेरी जल्दबाजी में 1 साल 2 साल में अचानक से कुछ नहीं हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज मैं जहां पर भी प्रयास करना चाहती हूँ, शांति से डेली बेसिस पे अपनी औकात के अनुसार 3 घंटे 4 घंटे निकालती हूँ। मुझे उस 3-4 घंटे में सीरियस रहना है, एस्पिरेंट बन के रहना है, 24 घंटे एस्पिरेंट बन के घूमूंगी तो बर्नआउट हो जाऊंगी। इसके अलावा लाइफ में हल्का फुल्का कॉन्फिडेंस चाहिए, कोई छोटा मोटा काम कर सकती हूँ, पार्ट टाइम काम कर सकती हूँ, या कहीं पढ़ा सकती हूँ, ताकि मुझे परिवार की गरीबी तो दूर नहीं करनी, लेकिन मेरे पास छोटे मोटे संसाधन हो कि अपना कुछ पसंद का खा लिया, कुछ न्यूट्रिशियस खा लिया, कुछ पहन लिया, ताकि मुझे लाइफ में एक इंगेजमेंट फील हो। मैं ऐसा कुछ करती हूँ। तो रिश्तों के बारे में आपको क्लैरिटी मिल गई है कि देखो पीछे भागने से कुछ नहीं मिलता है, आपको अपने अंदर खुद क्लैरिटी को जन्म देना पड़ता है। और आपको किसी चीज को जन्म देना पड़ रहा है, पैदा कर रहे हो, तो लेबर पेन तो आप ही सहोगे ना फिर। ठीक है, तो रिश्तों की ये है। परिवार की मैं आपको बता चुकी हूँ कि परिवार को हम नहीं बदल सकते। वो तो जैसी उनकी, अब आप सामने वाले इंसान को अपनी बहन और अपनी माँ मत देखो, उसको देखो ऊर्जा, उनकी एनर्जी कैसी है। कंप्लेनिंग एनर्जी है लाइफ को लेकर, डिससेटिस्फाइड एनर्जी है लाइफ को लेकर, आपस में लड़ने वाली एनर्जी है, नफरत वाली एनर्जी है। उनकी एनर्जी को अपने अंदर मत आने दो, और कोशिश करो बहस कम से कम हो।
समझदार इंसान बिन वजह की लड़ाई नहीं लड़ता है। तो बहसा बहसी में मत जाओ बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिसके साथ सींग उलझ जाते हैं वहाँ पे ऊर्जा फिर बहुत ज़्यादा जाती है आपकी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार चीज़ों को रिवाइज कर देती हूँ कि माइंड सेट एक्सपोजर से आता है। एक्सपोजर हमारा ठीक ठाक नहीं रहा है तो हमारा माइंड सेट भी वैसा बन गया है। आप बिन वजह गिल्ट मत लो गरीबी का, आपके आसपास का माहौल ही ऐसा रहा है, समाज का माहौल ऐसा रहा है, तो उसमें आप जिम्मेदार नहीं है किसी भी प्रकार की असफलता के लिए। चीज़ों से डिटैचमेंट लेकर आओ, किसी भी प्रॉब्लम के साथ अपने आप को ज़्यादा लंबा जोड़कर मत देखो, अगर अदरवाइज आप खुद प्रॉब्लम वाली एनर्जी अपने अंदर लेकर चले आओगे। ये मैं बता चुकी हूँ, बार बार चाहिए में मत जाओ कि पापा ये करे, मम्मी ये करे, बहन ये करे। चाहिए से कुछ होगा नहीं, उनका है नहीं बदलेगा। आपके चाहने से उनका चाहिए नहीं बदलेगा, है नहीं बदलेगा। चाइल्डहुड चाइल्डहुड में जो भी हुआ उसको लेट गो करो, लेसन सीखो कि मैं आज अपने बच्चे के लिए खड़ी हूँ, अब मैं मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करूंगी, पहले नहीं कर पाई अभी करूंगी, इसको पहले से ज़्यादा करेज दूंगी, साहस दूंगी, इससे सेल्फ टॉक करूंगी और इसको बोलूंगी वो कूड़ा कचरा निकले मेरे अंदर से। क्योंकि जब तक मन की सामग्री नहीं बदलेगी, जब तक अंदर का कंटेंट नहीं बदलेगा, एनर्जी कैसे बदलेगी। तो उस चीज़ को लेट गो करो यहाँ से। और लेट गो कैसे होगा, ऐसे ही कंटेंट कंज्यूम करने से, क्योंकि इनपुट कुछ बदलेगा तभी तो आउटपुट बदलेगा। ठीक है, जैसे खुराक खाओगे वैसे ही तो आउटपुट आएगा आपको। यूपीएससी के बारे में बता चुकी हूँ कि आपकी गरीबी को देखकर, आपकी डेस्परेट फीलिंग को देखकर यूपीएससी से भागे भागे तो नौकरी नहीं आएगी, जो नौकरी आ जाए और आपको चिपक जाए कि तुमको ज़्यादा ज़रूरत है। वहां तो आपकी काबिलियत होनी चाहिए, और काबिलियत आती है शांत होने से, कि ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने, ज़्यादा रेस्पिरेट नहीं, शांत रहना है। शरीर में कपड़ा है, सिर पे छत है, थाली में रोटी है, शांति से देखते हैं क्या कर सकते हैं। बहुत इमरजेंसी की हालत में नहीं है, हम कहीं यूक्रेन में, कहीं इसराइल में नहीं बैठे हैं कि अचानक से कहीं से बम आ जाएगा और हम मर जाएंगे। तो हम रिलेटिवली बहुत शांत अवस्था में हैं, हमको सारे जीवन जीने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमारे पास हैं। ठीक है, फिगर आउट करते हैं कैसे क्या कर सकते हैं, फिगर आउट करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसे खुद से बात होनी चाहिए। जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, जल्दबाजी वाला काम शैतान का काम, वो सिर्फ आपको और एंजाइटी देगा। ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपके अंदर कंगाली का भाव है, अंदर से आप भिखारी हो, तो बाहर से भीख ही मिलेगी। अगर आपके अंदर खुद एक रानी वाला एटीट्यूड है, खुद के प्रति प्रेम है, आत्म प्रेम है, खुद के प्रति प्रेम है, खुद के प्रति रिस्पेक्ट है, तो ऐसे वाले इंसान को बहुत ज्यादा टाइम तक एंटरटेन ही नहीं कर पाओगे जो आपको वैल्यू नहीं कर रहा। ठीक है, और बाउंड्रीज लेकर आओ अपनी, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। और अपने दर्द को अपनी पहचान मत बनाओ। ठीक है, अपनी दर्द को अपनी पहचान मत बनाओ। अभी आप बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, पापा के साथ ये हो गया, मम्मी के साथ ये हो गया, बहनों के साथ ये हो गया, चाचा ने ये किया या वो हो गया, ये दर्द रो पीट के निकाल लो अपने अंदर से। एक बार लिखना है, सेल्फ टॉक करनी है, मेडिटेशन करना है, एक बार इस दर्द को प्रोसेस करो, लेसन सीखो। यहाँ से क्या लेसन सीखने हैं, लेसन क्या है, यही हो सकते हैं, दो चीजें होती हैं, या तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके लिए हाय तौबा मचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है उनके लिए बेबी स्टेप लेते हैं। छलांग तो उनके लिए भी नहीं लगा पाएंगे। सब्र, सब्र, सबूरी, 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 सब्र, 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 ये रहना चाहिए। सब्र रखना है, शांति रखनी है, और बेबी स्टेप लेने हैं। एक दिन में बदलाव महसूस नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा, महीने में नहीं होगा, लेकिन एक समय पे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हर इंसान का थ्रेशोल्ड अलग होता है। ठीक है, कोई इंसान बहुत ही गंदी तरीके से बीमार है तो 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल एडमिट रहने से उसको कुछ नहीं हो रहा है, शायद उसको 1 महीना रहना पड़ेगा। और किसी इंसान को हल्का फुल्का बुखार है तो डॉक्टर एक बार में इंजेक्शन देके घर भेज देते हैं। अब किसको कितना समय लगेगा वो डिपेंड करता है कौन आंतरिक रूप से कितना बीमार है, किसका जीवन कितना बीमार है। तो खुद को कोई टाइम लिमिट मत दो कि मुझे 1 महीने में हील होना है, मुझे 2 महीने में हील होना है। भाई मैं हूं, अपना टाइम खुद को ही तो दे रही हूं, उसमें इतना सोचने की तोलने की क्या जरूरत है। अपना टाइम खुद को देने के लिए भी सोचना पड़ेगा क्या, ये माइंडसेट होना चाहिए आपका। और इसके अलावा बाबू, कुछ चीज़ों को सोल्व नहीं करना होता, कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं करना होता, उनसे इवोल्व होना होता है। अपने घर परिवार की दिक्कतों को सोल्व मत करो कि मैं सुलझा दूंगी, उनका इमोशनल बर्डन, उनका फाइनेंशियल स्ट्रगल, उनका लाइफ का स्ट्रगल अपना मत बनाओ। इससे सिर्फ आपका पोटेंशियल हर्ट होगा, आप हेल्प नहीं कर पाओगे। तो कुछ चीज़ों से सिर्फ ऊपर उठने होता है, उठो आप इनसे ऊपर। ये जो कहानी आपके मन में आज आपने लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटे का समय लेके जो मेरे को कहानी बताई है, ये कहानी अब आपके अंदर से मिट जानी चाहिए।
चाहे वो लिख कर मिटाओ, सेल्फ टॉक करके निकालो। ये कहानी कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए किसी और के सामने। ये कहानी आपके शरीर से निकल जाए, आपके मन से निकल जाए, आपकी आत्मा से निकल जाए, और आप अपने आप को एक नई कहानी दो कि मैंने ये किया है लाइफ में, ये किया है। आज मेरे अंदर कोई कहानी नहीं है। पास्ट में मैंने बहुत कियोस झेला। किसी को एग्जाम्पल देना हो तो कोई इंसिडेंस बता देती हूँ, लेकिन आज मैं अपने आप को उस चीज़ के साथ आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ। होगी कोई वो और मीनू, होगी उसकी कोई और अपनी एनर्जी, मैं वो इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत अलग हूँ। मेरा मन का कंटेंट अब बहुत अलग है, मेरी थॉट बहुत अलग है, मेरा माइंडसेट फिलहाल बहुत अलग है। तो मैं उस पुरानी वाली मीनू से रिलेट करके नहीं देख रही। तो अभी जो आज की वाले आप हो, इसको आराम आराम से मरना होगा, जिसको डेथ ऑफ ईगो बोलते हैं। डेथ ऑफ ईगो का मतलब है कि आप अंदर से सड़ी हुई गली हुई कहानी को निकाल रहे हो। ऐसा मान लो कल को आप किसी नौकरी पे लग गए, किसी बंदे को डेट कर रहे हो, उसको ये सड़ी हुई कहानी सुनाओगे तो क्या अट्रैक्शन फील होगा उसको आपसे, कि ये तो दुखी आत्मा है। नहीं, कुछ है जो बहुत प्राइवेट है, मन में रखना है, वो बात अलग है, एक लेसन के तौर पर, एक पर्सनल कहानी के तौर पर। लेकिन ये इतनी भारी बोझिल दुखी कहानी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसको बंद करती हूँ और उसके बाद आपका क्वेश्चन लेते हैं।